evening, all of you. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। Good evening, जी. Good evening. कौन से देवता पे थे हम? E5 सूर्य। सूर्य E5? देवता। हाँ जी। सूर्य। वो भी पूरा शायद नहीं हुआ है लिख के। हाँ जी, याद है मुझे। हाँ। दो मिनट वेट कर लेते हैं सबकी। हाँ जी, E5 हमने शुरू किया था उस दिन और फिर और डिस्कशन में चले गए थे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको लिखते जाइएगा। लास्ट वीक की तरह थर्सडे आपको बोलने का पूरा टाइम दिया जाएगा, आप अपनी अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। अभी के लिए आराम से नोट्स बनाइए और थर्सडे जो बंदा क्वेरीज नहीं करेगा उसको भी पकड़ेंगे। इसका मतलब वो इंटरेस्ट लूज कर रहा है अपना, और क्यों कर रहा है वो सोचने की कोशिश है। ठीक है, जरूरत है सोचने की। चलिए, E5 हम बात कर रहे थे सूर्य की। शक्ति चक्र सबके पास है? ठीक है। E5 सूर्य जो मैंने हैं आपको बताए थे, सबसे पहले शब्द जो इनके साथ जुड़ता है वो है आत्मा और कंट्रोलर। आत्मा और कंट्रोलर। भेजना है। हाँ जी, इनके अंदर एक गार्डियन पावर रहती है जो सबको कंट्रोल करती है। इनको कंट्रोलर भी बोला जाता है पूरे के पूरे सिस्टम के। सूर्य को कंट्रोलर भी बोला जाता है पूरे सिस्टम के। सूर्य के पास एक पावर रहती है जो बाकी के सोलर सिस्टम को कंट्रोल करती है, फार साइटेडनेस देती है, ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करती है, ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करती है। यहाँ पे हम ब्रास का या फिर कॉपर का बना हुआ, ब्रास का या फिर सूर्य का मुख लगाते हैं, ब्रास या कॉपर का बना हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि ईस्ट में ना सूर्य देव का मुख लगा लेना, सारे काम बनने लगेंगे सरकार से जुड़े हुए। बट असल में E5 उसकी स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, स्पेसिफिक जगह जो है उसकी E5 है, जिसमें सूर्य देव का मुख लगाया जाता है। फिर लिखो, अगर यहाँ पे कंपनी के बॉस बैठते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे कंपनी के बॉस बैठते हैं, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है, ये हमारी बात उस दिन हुई, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट जो है मेरे दफ्तर का, ऑफिस का, वो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, और फिर वो एग्रेशन से भर जाते हैं। तो यहाँ पे जो बॉस बैठेगा वो बार बार अपने स्टाफ की क्लास ही लगाता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्लाइंट बैठता है, यहाँ पे आपका क्लाइंट बैठता है, तो चांसेस रहते हैं कि वो एग्रेसिव बाइंग करे आपसे। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ क्लाइंट केस करने की धमकी भी बहुत जल्दी देता है, तो आपको सर्विस टाइम पे देनी पड़ेगी। बात बात पे वो आपको लीगल जाने की धमकी देगा।
अगर यहाँ पे आप एंट्री खोल देते हो अपने घर में, अगर E5 की एंट्री खोल देते हो तो घर में सारे लोग श्योर टेम्परामेंट के हो जाएंगे और एग्रेसिव बिहेवियर के हो जाएंगे। फिर लिखिए, अगर यहाँ पे घर में किचन बन जाता है, घर में अगर यहाँ पे किचन बन जाता है तो ऐसे किचन का खाना खा के भी लोगों को एग्रेशन बढ़ जाता है जो E5 में हो। ऐसी किचन का खाना खा के भी लोगों का एग्रेशन बढ़ जाता है जो E5 में हो। ऐसे घर के ओनर की, ऐसे घर की हमेशा रहेगी, बात नहीं सुनता। होल्ड। हाँ जी बताओ, कहाँ तक लिख लिया श्रेया मैम? कहाँ तक सुनाई दिया था? मैम किचन का लिखा, किचन का हाँ खाना किचन का लिखा ना। हाँ, ऐसे घर में किचन जिसका E5 में हो, उस किचन का खाना खा के भी एग्रेशन बढ़ जाता है। और फिर घर के ओनर को क्या लगता है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। जैसे यहाँ पे ऑफिस में बॉस बैठ जाए तो उसको लगता है नहीं कि मेरा ऑफिस का एनवायरनमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वैसे ही घर के मालिक को भी लगता है कि मेरे घर में कोई मेरी बात ही नहीं सुनता अगर किचन या घर की एंट्री यहाँ पे हो। फिर लिखो कि इस फील्ड में आया हुआ कोई भी इम्बैलेंस, इस फील्ड में आया हुआ कोई भी इम्बैलेंस घर के मेल्स में, घर के मेल्स में इंटीमेसी या फिर बेड लाइफ की तरफ उनकी इच्छा कम करता है। जरूरी नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम पैदा करेगा, फिजिकल इशू नहीं, मेंटल इशू देगा। रुचि कम होगी उनकी, और कुछ नहीं। फिर लिखिए, जब आपको लगे घर में, देखो घर की ना एक एक चीज इंसान ने, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, बड़े प्यार से पाली हुई होती है। जब आपको लगे कि आपके घर में एक लाइवलीहुड कम होता जा रहा है, फ्रेशनेस कम होती जा रही है, घर की भी एक सोल होती है ना, किसी के घर में एंटर करते हो बड़ा अच्छा फील होता है, किसी के घर में एंटर करते हो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो घर की भी एक आत्मा होती है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके घर की जो सोल है, आपके घर की जो फ्रेशनेस है वो खत्म होने लगी है, अब घर में मन नहीं लगता, इस प्रॉपर्टी में मन नहीं लगता, तो उसके E5 को एक्टिवेट करो, E5 को एक्टिवेट करो। इसको वीट और सेफरन का भोग लगता है। अब वीट का फ्लोर नहीं बनाना, वीट वीट को वीट ही रहने देना, ठीक है।
लिखो इस जोन का कोई भी इम्बैलेंस सोसाइटी में आपकी पहचान खत्म कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगने लगे तब भी आप इसको एक्टिवेट करो कि आपकी पहचान कम होती जा रही है, तब भी आप E5 को एक्टिवेट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सरकारी काम नहीं बन पाते जल्दी से, तो यहाँ पे 7 फीट हाइट पे ब्रास या कॉपर का बना हुआ सूर्य का मुख लगाएंगे, और वो बड़ा होना चाहिए। कम से कम उसका वेट जो है वो 2-3 kg हो तो बहुत अच्छी बात है। लोग स्टिकर लगा देते हैं, वो नहीं काम करता। और इसको हमेशा 7 फीट हाइट पे लगाना है। ठीक है, इसको हमेशा 7 फीट हाइट पे ही लगाना है। आगे लिखो। मैंने देखा है लोगों के घर में 2-2 3-3 इंच के स्टिकर्स लगाए होते हैं। वास्तु करके भी, हमने तो पहले भी वास्तु करवाया था, वो तो सिर्फ 10,000 में कर गए थे, रेमेडीज भी बीच में ही कर गए थे। तो जाके देखो क्या रेमेडीज की है, ये लगाई तो है। और दीवार पे इतनी इतनी चीजों के स्टिकर लगाए होते हैं जो इंसान को ही नहीं नजर आते। मतलब कैसे उस चीज की मैनिफेस्टेशन होगी, कैसे उस चीज को देख के वो आपके सबकॉन्शियस में घर करेगी वो चीज जो है ही इतनी छोटी। नेक्स्ट लिखो E6। नरेश सर कहते मेरे घर में 1.5 इंच के स्टिकर लगे हैं। सर मैंने तो फिर 3-4 बोला था। चलो ठीक है, E6। E6 E6 में सत्या बैठे हुए हैं। E6 में बैठे हैं सत्या। ये जो सत्या है, इनका जो नाम है, ये बिल्कुल, आप आगे समझो इस चीज को पहले। ये आपकी मार्केट में गुडविल और क्रिएडिबिलिटी क्रिएट करते हैं। मतलब आप एक मार्केट में बैठे हो जिसमें 10 लोग आपके जैसा काम करने वाले और भी हैं। मार्केट में आपकी जो गुडविल है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसके क्रिएटर सत्या है। उसके क्रिएटर जो है वो सत्या है। इसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं सूर्य के। सूर्य और इनके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि ये आपको पावर देते हैं सही सोचने की। आपको सही सोचने की पावर जो है वो सत्या ही देते हैं। और एनकरेज करते हैं अपनी दी हुई हर कमिटमेंट को फुलफिल करने की। और एनकरेज करते हैं आपको अपनी दी हुई हर कमिटमेंट को फुलफिल करने की। जैसे कि एक इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमिटमेंट होती है उसकी शादी। क्योंकि देखो, जो रिश्ते ब्लड के होते हैं ना, वो तो बन के आए होते हैं। उनमें इंसान अपनी माँ या बाप किसी और को नहीं बना सकता, बहन किसी और को नहीं बना सकता। हाँ, धर्म के भाई बहन बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन ये एक रिश्ता होता है जो बाय लॉ आप जोड़ते हो अपने साथ। और उसमें आपकी सबसे बड़ी कमिटमेंट चेक करनी होती है। जो इंसान इस कमिटमेंट में फेल होता है, उसका जो सत्या है वो डेफिनेटली इनबैलेंस है। बहुत सारे लोग गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद भी उनको अल्टीमेटम दिया जाता है
फिर भी अगर वो उसमें सुधर नहीं पाते हैं या अपने मन के ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स उनके घर का सत्य खराब है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ड्रग्स करते हुए पकड़ लेते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेते हैं, और फिर बच्चे सुधरने की कमिटमेंट देते हैं कि आगे से ये चीज नहीं होगी, आप रिहैब करवा दो, छुड़वा दो इस आदत को, हेल्प करो। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद वो उन्हीं कामों में दोबारा पकड़े जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि घर में सत्य जो है वो खराब है, इसलिए कमिटमेंट फेलियर हो रहा है। ठीक है, लोग ये बोल के कि मैं झुकेगा नहीं, फिर भी झुक जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सत्य खराब है। मतलब सर आपको क्या हुआ? इतने परेशान होके बैठे हो क्लास में? नहीं नहीं, एक्चुअली आज 2 साल के बाद ऑफिस आया हूँ ना, तो ऑफिस से कॉल ले रहा हूँ बस। ठीक है, ठीक है, 2 साल के बाद समझ सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी कमिटमेंट इंसान की उसकी शादी होती है, उसी में इंसान फेल होता है। देन अपने पेरेंट्स को, अपने लाइफ पार्टनर को दी हुई बहुत सारी कमिटमेंट्स अगर आप वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कई बार इंटेंशनली और कई बार अनइंटेंशनली ऐसे हालात बन जाते हैं कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने सत्या को एक्टिवेट करें, ताकि आप अपने क्लाइंट को दिया गया वादा, शादी का ऑर्डर लिया आपने कि 150 डिब्बे मिठाई के पहुंचाने हैं, ठीक है, और समय पे ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए और आप बोल रहे हो सुबह सुबह सीधा रिजॉर्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी घर नहीं पहुंचा सकते, सुबह सारा माल सीधा रिजॉर्ट में आ जाएगा, इट मीन्स कि आपका कमिटमेंट फेलियर हो रहा है, नियर टू। ठीक है, तो आपने किसी को कमिटमेंट दिया, आप उसको पूरा करो। इसके लिए आपको क्या करना है? सत्या को एक्टिवेट करना है, ताकि आप अपनी दी गई बात समय पे डिलीवर कर पाओ। तो लिखो कि यहाँ पे मिरर लगाना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे मिरर लगाना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। देखो आपके ये जो है E6 सत्या, यहाँ का इम्बैलेंस, यहाँ का इम्बैलेंस आपकी रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी को खराब कर सकता है। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जो 5,000 का बिक रहा है, 7,000 का बिक रहा है, आप आराम से 10-12 हजार का बेच सकते हो, अगर आपका प्रोडक्ट सही है, ऑथेंटिक है, और आप जो चीजें बोल रहे हो, 10 चीजें बोल रहे हो, 10 की 10 डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट में कमिटमेंट फेलियर कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में वैसे ही गिर जाएगी, कि जैसी सर्विस आपने बोली है वैसी आप नहीं दे रही हो, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में वैसे ही गिर जाएगी। तो इस केस में भी सत्या को एक्टिवेट करना है आपको। मिरर लगाना यहाँ पे मैंने आपको बताया कि खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे आप ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हो, ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हो, और यहाँ पे ब्लू कलर की चीजें अवॉइड करना, नीले रंग की चीज कोई भी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। आप सत्या को एक्टिवेट करके अपने प्रोडक्ट को डबल कॉस्ट पे बेच सकते हो, लिख लो, सत्या को एक्टिवेट करके आप अपने प्रोडक्ट को डबल कॉस्ट पे बेच सकते हो, कोई आपसे नहीं कहेगा।
कितना रेट क्यों बढ़ाया? यहाँ पे हम ब्लैक एंड व्हाइट रेबिट्स, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के रेबिट्स का एक पेयर रखते हैं, जो कि अंदर से ब्रास का बना हो। ऊपर से कलर चाहे यही हो, लेकिन अंदर से ब्रास का बना हुआ हो। इसको हम चंदन के तेल का भोग लगाते हैं। सत्या को हम चंदन के तेल का भोग लगाते हैं। ठीक है जी। शक्ति चक्र को देखिए एक बार, E7 से देखना शुरू करिए। E7 में बैठे हुए हैं धृषा। भोग किसके लगाते हैं या कैसे लगाते हैं? प्रेरणा क्या पूछना चाहते हो? हाँ बोला ना, चंदन का तेल का भोग लगाते हो इनको। हाँ जी। देखिए शक्ति चक्र के ऊपर देखिए, E7 में बैठे हुए हैं सबसे फर्स्ट लाइन में वृषा, उसके आगे आकाश और फिर अनिल बैठे हुए हैं, और अनिल के आगे बैठे हुए हैं पुष्या, और इन चार देवता के पीछे बैठे हुए हैं सविता और सवित्रा। ठीक है, सविता और सवित्रा को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले भृषा को लिखो। भृषा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। भृषा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हर बंदा समझता है कि जो आपके पैर धरती पे रखे, ठीक है, जो आपको जमीन से जोड़ के रखे, वो है ग्रेविटी। तो भृषा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। आकाश, भृषा के आगे बैठे हुए जो आकाश हैं, वो है इनर स्पेस। इनर स्पेस, किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो चीजें बनती हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आकाश की होती है। किसी भी बिल्डिंग को ऊपर की तरफ उठाना आकाश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, और वो गिर जाते हैं। कुछ समय में वो बनते बनते ही गिर जाते हैं, या फिर बिल्डिंग थोड़ी बनी और ढह गई, समझ में नहीं आया कि क्या हो गया इसको, जबकि एक्सपर्ट्स की टीम लगी हुई है। ठीक है, जब आप किसी चीज का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पा रहे हो, उसको आसमान की तरफ इरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम होती है आकाश की। अनिल, अनिल को हम अपलिफ्टर बोलते हैं। अनिल को हम अपलिफ्टर बोलते हैं। इनको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको। और पुष्या, पुष्या को हम स्ट्रेंथनर बोलते हैं। अनिल को हम अपलिफ्टर और पुष्या को हम स्ट्रेंथनर बोलते हैं। फिर लिखो, जो वृषा है, जो वृषा है, पहले उनके बारे में लिखते हैं। देखो वृषा जो है वो E80 में बैठे हुए हैं। वृषा जो है वो
ESC में बैठे हुए हैं और ये आपको पावर देते हैं, डायरेक्शन देते हैं एनालिसिस की और डिसीजन मेकिंग की। आपको पावर देते हैं और समझ देते हैं डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस की। आपके पास आपकी टीम में 4 बंदे हैं, काम है आपके पास 8 लोगों का, ठीक है। अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं? 4 बंदे और 4 लैपटॉप। अब आपको 8 बंदों का काम इन 4 से निकालना है जब तक न्यू हायरिंग नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये जो भृशा है ये आपको हेल्प करते हैं बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालने की, आपके पास जितनी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उतने में ही। जब तक आप एक बड़ा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाते, बहुत बड़ी टीम नहीं बना पाते, तो जितनी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास उससे बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना वो भृशा का काम है। समझ आई आप लोगों को मेरी बात? भृशा ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। जैसे अर्ली मैन ने 2 पत्थर घिसाए और उसको क्या पता चला कि इसमें से तो फायर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स थी ना उसकी, जब फायर प्रोड्यूस हुई उसमें से। तो भृशा जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। किसी भी चीज को जब रब करते हैं और उसमें से जो चीज, जो आउटकम निकलती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भृशा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोला था कि ESC में आप रखोगे, क्या बोलते हैं, मेरे को हर बार इसका नाम भूल जाता है, कौन सा चैनल होता है वो, अरे यार वो बटर मिल्क वाला चैनल जो होता है, समझ गए ना आप लोग? हाँ, उसका मतलब क्या होता है कि आप मंथन करते हो, समथिंग इज रबिंग और उसमें से मक्खन निकल निकल रहा है, ठीक है। 2 चीजें अलग हो रही हैं, फ्रिक्शन की फोर्स से 2 चीजें अलग हो रही हैं, कुछ नया प्रोड्यूस हो पा रहा है। तो भृशा उसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भृशा है, जो 2 चीजों को घिसने के बाद एक रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है जी। तो भृशा की जगह पे आप अपना मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर इस जगह पे रखिए आप अपनी किचन में। जब आपको लगे कि लोग डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लगा देते हैं या फिर विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस एक्शन कर देते हैं, विदाउट प्रॉपर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के एक्शन कर देते हैं, तो आप भृशा को एक्टिवेट करिए। जब आपको लगे कि लोग ग्राउंडेड नहीं रहते, जब आपको लगे कि अब लोग ग्राउंडेड नहीं है, इस ये जो मेरा क्लाइंट है ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये ग्राउंडेड फील करता है, ये ग्राउंडेड है ये पर्सनैलिटी, तब आप भृशा को एक्टिवेट करिए।
आपने किसी को प्रपोजल दिया कि आप ना अपने घर का वास्तु करवा लो, सारी गड़बड़ी यहीं से है, तो बंदा डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। सबसे पहले तो फ्री में जाके उसका ईएससी ठीक करके आओ, ईएससी में भी भृषा को ठीक करके आओ, ताकि वो डिसीजन तो ले। मतलब करवाना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बस फाइनल नहीं हो पा रहा, तो भृषा को एक्टिवेट करो। फिर आते हैं हमारे आकाश। आकाश हमारे आते हैं साउथ ईस्ट में। आकाश हमारे आते हैं साउथ ईस्ट में। ये बैठे हुए हैं E8 में। E8 में किसी भी बिल्डिंग का आसमान की तरफ खड़े हो जाना, ये आकाश का ही कमाल होता है। हर प्रॉपर्टी ऊपर कोई बिल्ड हो रही है ना, अब जो प्रॉपर्टी बिल्ड होने के बाद भी गिर जा रही है, वहां पे आकाश खराब है। और जो प्रॉपर्टी बन जाती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसका मतलब वहां पे आकाश ठीक है। जब आकाश डिस्टर्ब्ड हो, आकाश डिस्टर्ब्ड हो, अब आकाश डिस्टर्ब्ड कैसे हो सकते हैं, ये साउथ ईस्ट में है, फायर जोन में है। फायर कैसे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है? पानी से। ठीक है। अब पानी की रिसोर्सेज यहाँ पे कैसे भी आ जाए, जो आपको मैंने पहले क्लास में बताई हुई है, तो वो आपके यहाँ पे आकाश को डिस्टर्ब कर देंगी। और उस बिल्डिंग को बनाने का पर्पस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उस बिल्डिंग को बनाने का पर्पस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जालंधर वाले लोगों को पता है कि पीएपी वाला फ्लाईओवर गलत बना हुआ है, पर्पस सक्सेसफुल नहीं हुआ ना। टाइम तो वो लोगों का पहले उसमें ट्रैफिक में वेस्ट होता था, अब ऊपर से घूम के आने में वेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सरकारी दफ्तर लोग, मतलब सरकार बना देती है, पर असल में वो इतने यूजफुल नहीं होते। कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसे फ्लैट्स जो लोग बना लेते हैं, लेकिन वहां पे रहने का उनको मौका ही नहीं मिलता। ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं कि उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट ही नहीं हो पाते। तो एक बिल्डिंग को बनाने का पर्पस जब सक्सेसफुल ना हो, या फिर वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा ही ना हो पाए, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? आकाश में। ठीक है। आकाश किसी भी चीज को इरेक्शन देते हैं। अगर कोई भी चीज में इरेक्शन ना हो, तो समझ लेना कि आकाश डिस्टर्ब है उस घर में। फिर लिखिए, आकाश में रेड बल्ब लगाया जा सकता है, इसको सबसे इमीडिएटली बेसिस पे ठीक करने के लिए। इमीडिएट बेसिस पे ठीक करने के लिए यहाँ पर रेड बल्ब लगाया जा सकता है। देखो, माता रानी के मंदिर से मिली हुई लाल चुनरी हर हिंदू फैमिली के घर में होती है। ठीक है। तो मैं तो इमीडिएट बेसिस पे जब मुझे करवाना होता है ना रेमेडी, तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, माता रानी की लाल चुन्नी है, इस जगह पे रख दो। लोगों को उसी दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, और बाकी बाकी बातें बाद में, बाकी वास्तु जब बुलाएंगे तब करेंगे। ठीक है। फिर लिखो, साउथ ईस्ट में अच्छा माता रानी की चुन्नी रखवाने का एक और पर्पस होता है, या तो आप यहाँ पे शादी के जोड़े की चुन्नी रखवाएं, या फिर माता रानी की चुन्नी रखवाएं, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है, ये वीनस का जोन है। यहाँ से औरत को देखा जाता है, फीमेल गॉडेस को देखा जाता है। ठीक है।
घर की देवी की चुन्नी, ठीक है, शादी का जोड़ा जो फेरों के वक्त पहना था, या फिर माता रानी की चुन्नी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देती है। फिर लिखिए अनिल। अनिल भी साउथ ईस्ट में बैठे हुए हैं। अनिल भी साउथ ईस्ट में बैठे हुए हैं। ये बैठे हुए हैं आपके S1 में। S1 में ये भी आपकी जिंदगी में अपवर्ड, ऊपर आगे बढ़ने की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जब आपको लगे, अरे एंट्री वगैरह भी लिख रहे हैं, अभी तो मैं आपको सिर्फ इन 4 देवता की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बहुत लंबा है, अभी लिखते जाओ, ठीक है। अभी हम एक बार इनको अकेले अकेले फिर करेंगे, अभी तो मैं इन 4 का सिर्फ डोमेन समझा रही हूँ। हाँ जी, लिखो कि अनिल आपकी जिंदगी में अपवर्ड मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जब आपको लगे कि आज से 2 साल पहले भी मेरी कमाई इतनी ही थी, 2 साल बाद भी कमाई इतनी है, जब आपको लगे कि मैं 2 साल पहले भी कुंवारा था और आज भी कुंवारा हूँ, आई मीन इन एज ऑफ मैरिज, कि अब मेरी जिंदगी का विस्तार नहीं हो रहा, अब जिंदगी का विस्तार नहीं हो रहा तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसका मतलब, है ना। हर साल बंदे को कुछ ना कुछ तरक्की करनी चाहिए। उसकी जो ITR है वो बताती है, उसकी फैमिली की प्रोग्रेस बताती है। अब देखो, शादी हो गई, एक स्टेप हो गया, एक बच्चा हुआ, एक स्टेप और हो गया, एक बच्चा और हुआ, एक स्टेप और हो गया। अब ये बच्चे हर साल आगे बढ़ रहे हैं आपके, कैसे? क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी के बच्चे का फेल हो जाना, खुद का फेल हो जाना, नौकरी में तरक्की का ना मिलना, सैलरी इंक्रीमेंट प्रमोशन ना होना, बिजनेस एक ही स्टेट पे चलते रहना, कोई इंक्रीमेंट्स नहीं होना, बिजनेस का स्टेबल हो जाना, मतलब कि पहले भी 10 एसोसिएट थे, आज भी 10 एसोसिएट हैं, 2 साल से ऐसे ही बिजनेस चल रहा है, नए बनाए नहीं, ठीक है। तो ये जब स्टेबल से काम हो जाए ना, आपकी जिंदगी में ठहराव आ जाए, तो आपको क्या करना है? हाँ, स्टैग्नेंट स्टेट समझ लो। तो आपको अनिल को एक्टिवेट करना है, आपकी जिंदगी में कुछ नया होगा। अनिल को हम तब भी एक्टिवेट करते हैं जब आपके एनिमीज आपको परेशान करते हैं आगे बढ़ने में। जैसे किसी की प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कोलीग्स होने ही नहीं दे रहे। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स इंसान की जिंदगी की कॉर्पोरेट लाइफ में यही होती है ना। तो आपको अपने अनिल को एक्टिवेट करना है। देखो, हम किसी इंसान को बोल के चुप नहीं करवा सकते। किसी का बीवी के साथ झगड़ा होता है तो बीवी को कोई नहीं समझा सकता, इवन हस्बैंड को कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। हमें समझाना भी नहीं है, मुंह से बोल के नहीं समझाना। अब ये आदत बदल दो, जब आपको वास्तु आ गया ना, तो आपको बोल के किसी को नहीं समझाना, आपको एक्शन करना है। लोग आपकी पढ़ाई से नहीं कन्विंस होते, इट्स ओके, बोल के जवाब मत दो, आप एक्शन करो, आप ऐसी रेमेडी करो अपने घर में कि आपसे कन्विंस हो जाए, ठीक है। जैसे आपको बताया था, कोई बंदा आपके एंटी है कि क्या क्या सीख क्या रहे हो, ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, लोग बड़ा अजीब सी नजर से देखने लगते हैं कि शायद अब क्या करने लगे हो आजकल जिंदगी में। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने घर के WSW में अपना स्टडी मटेरियल रख देना। तो लोग, आपकी फैमिली तो एटलीस्ट आपसे कन्विंस हो जाएगी कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, ठीक है। आपके एनिमीज आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बोल के थोड़ी ना किसी से लड़ना है, आपको एक्शन करना है। अपने अनिल को एक्टिवेट रखो, आपके ओपोनेंट शांत रहेंगे। आप उनको कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपको सीधा मैनेजर बनना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके जयंत में बैठो, आप जाके महेंद्र में बैठो, अपने ऑफिस में कुछ समय जयंत महेंद्र में बिताया करो,
एक दिन आपका बॉस आपको खुद ही बोल देगा, अब तुम ही मेरे महेंद्र हो, तुम ही मेरे जयंत हो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स बतानी है जो साइलेंटली काम करें, किसी को पता भी ना चले कि क्या हुआ। ठीक है, फिर लिखो उषा। असल में उषा का जो नाम है वो है स्ट्रेंथनर। ठीक है, उषा का नाम उनके मतलब उनका काम उनके नाम से बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि ये हमेशा आपको पुश करते हैं। जो टास्क आपने शुरू किया, ये आपको पुश करेंगे कि आप उसको कंप्लीट करो। पुश 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 नहीं, पुशा को एक्टिवेट करने से आपके एनिमीज का पाथ आप ब्लॉक कर देते हो। अरे, अभी इन सबके भोग मैंने बताए नहीं है। मृषा, आकाश, अनिल, उषा, किसी का भोग नहीं बताया मैंने, अभी बताती हूँ आपको। कुछ और पॉइंट्स इंडिविजुअल में लिखवाऊंगी, अभी तो इन चारों को एक साथ कैसे काम में लाना है मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे उषा हैं, ये आपको आपके इनिशिएटेड टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं और आपके एनिमीज के रास्ते ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे भगवान हनुमान जी की मूर्ति अगर आप लगाते हो, तो ये आपके एनिमीज के ऊपर दबदबा बना के रखते हैं। कभी किसी को लगे कि कोई बंदा, अब एक बार किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने डाल दी, आपने उसको ठीक करवाया बड़ी मुश्किल से, बड़ी जगह चक्कर काटे, रेमेडीज करी, चलो बंदा ठीक हो गया। पर आपको क्या लगता है कि एक बार आपके घर के मेंबर को ठीक करवाने से जिस बंदे ने पहले नेगेटिव कुछ किया था आपके ऊपर, वो दोबारा एक्शन नहीं करेगा? करेगा ना, कर सकता है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भगवान हनुमान जी की मूर्ति मूर्ति नहीं सॉरी फोटो लगाएंगे, फोटो। ऐसा करने से आपके एनिमीज जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहेगा और आपको कुछ नहीं करना, फिर वो खुद ही करेंगे सब कुछ, क्योंकि आपने अपने एनिमीज को पुश कर दिया उषा की हेल्प से। तो एनिमीज को काबू करने के लिए हमारे दो देवता जो काम आते हैं वो है हमारे अनिल और कुशा। जब कोई काम आपका स्ट्रक्चर ना ले पा रहा हो, काम की मैनिफेस्टेशन कर ली लेकिन उसके बाद वो चीज आपके सामने आंखों के सामने मैनिफेस्ट इन द सेंस कि वो रियलिटी में ना आ पा रही हो, आपने किसी बिल्डिंग को बनाना है, घर को बनाना है, वो चीज आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो आपको आकाश की हेल्प लेनी है। और अगर आप अपने रिसोर्सेज से बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना चाहते हो, इससे इसका भी मतलब समझो, कोई इंसान हो सकता है कि महीने का सिर्फ 50,000 ही कमाता हो, 50,000 में उसने घर चलाना भी है और फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी है। दोनों चीजें जरूरी हैं, घर भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है। अब जितनी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी में से आपको रिजल्ट निकालना है, क्योंकि है ही इतना, अब क्या करें। हो सकता है कि किसी बंदे की क्षमता ही इतनी कमाने की हो, और कोई मजदूर बंदा है, कितना खींच लेगा या कितना हार्ड वर्क कर लेगा, मैक्सिमम कितना कमा लेगा वो। अब उसी में उसको घर चलाना है, उसी में उसको घर बनाना भी है, बेस्ट पॉसिबल आउटकम उसकी अवेलेबल रिसोर्सेज में से निकालनी है, तो आप ऐसे पर्सन के घर में क्या करोगे, वृषा को एक्टिवेट करके आओगे। बहुत हेल्प होगी उसकी, देखना जिसकी जितनी उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो कंप्लीट होने लगेंगी। तो ये चार देवता का इस्तेमाल आपने ऐसे करना है अलग अलग चीजों में। अब भृषा जो है, दोबारा से आ जाओ भृषा के ऊपर, E7 का हेडिंग डाल लो। भृषा
जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजों को रब करोगे तो भृषा जो है रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ पे ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर रखना है एक चीज। फिर लिखोगे किसी की भी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज डिस्टर्ब होती हैं इस फील्ड में। भृषा में, E7 में किसी भी इंसान की एनालिटिकल कैपेबिलिटीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। एनालिटिकल कैपेबिलिटीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर आपके भृषा में कट हो, अगर आपके भृषा में कट हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है। वाइट कलर हो तब भी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। भृषा का दूसरा नाम, भृषा का दूसरा नाम काम देवता है। तो ये आपके अंदर डिजायर्स पैदा करते हैं, इच्छाएं पैदा करते हैं। ब्लू कलर का भृषा में आना वर्स्ट प्रॉब्लम्स दे सकता है आपको आपकी लाइफ में। अगर यहाँ पे कपड़े सिलने की मशीन रखते हो, कपड़े सिलने की मशीन रखते हो या कोई भी ऐसी चीज रखते हो जो टक 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 करके काम करे, लिख लो कोई भी ऐसी चीज जो टक 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 आवाज करके काम करे, वो आपके बीपी फ्लक्चुएशन कर सकती है। आपको बीपी फ्लक्चुएशन कर सकती है और एंजाइटी अटैक्स दे सकती है। कुंडी पता है क्या होती है? कुंडी, हाँ वही वाली जो दरवाजे पे लगती है। दरवाजे के ऊपर लगने वाली कुंडी पता है ना क्या होती है? वो यहाँ पे रखनी है लाके, किसी भी मेटल की बनी हो चलेगी, यहाँ पे आपको 48 आवर्स के लिए रखनी है। और कुंडी बंद करके रखनी है। पूरा सेट लेके आओगे उसका, उसको लगा के यहाँ पे रख दोगे। इसके अलावा यहाँ पे कामधेनु गायें रखी जाती है, कामधेनु गायें यहाँ पे रखी जाती है। सर कैसे भी रखो, हॉरिजॉन्टल रखो या वर्टिकल रखो, कुंडी का एक सेट ले आना और उसको लगा के वहां पे रख देना, दैट्स इट। इफेक्ट ये होगा कुंडी का कि आपके भृषा जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज कर देंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को
जो है वो इंक्रीज कर देंगे, अच्छा कर देंगे। आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। नेक्स्ट लिखो आकाश। देखो धरती और स्वर्ग के बीच में आके जो ठहर गया वो आकाश है। लिख लो, धरती और स्वर्ग के बीच में आके जो ठहर गया वो आकाश है। चाहे आप अपनी मैनिफेस्टेशन वेस्ट में करते हो, विजन बोर्ड मैंने बताया था कि वेस्ट में लगाना, लेकिन मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए आकाश की रिक्वायरमेंट भी उतनी होती है। ठीक है। अटकी हुई पेमेंट, तय की हुई शादी जो अब डेट नहीं फाइनल हो पा रही, या मैं बिजी या वो बिजी, ये काम हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि शादी फाइनल तो हो गई है, लेकिन एक डेट फाइनल नहीं हो पा रही, 2 साल से डिले हो रही है, 3 साल से डिले हो रही है। रिश्ता हो गया है, लेकिन शादी की डेट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इस जोन को एक्टिवेट करो। सबसे ज्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे अटकी हुई पेमेंट के लिए, जो अब के गोचर के हिसाब से लोगों की अटकी हुई है। देखो, जब कोई इंसान नया नया आता है ना इस फील्ड में, उसको गोचर समझना साथ साथ में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको गोचर का पता होता है ना कि प्लैनेट्स की ये कंडीशन चल रही है, आजकल लोगों के ऐसे काम फंसे हुए हैं, तो फिर रेमेडीज आपके टिप्स पे होती है कि आज के समय पे ऐसी ही कॉल्स आएंगी और ऐसी रेमेडीज जाएंगी। समझ रहे हो? एक टाइम पे किसी को सब नहीं याद होता। आपको हजारों योग पता होंगे, कुछ मुझे भी पता होंगे, कुछ रेमेडीज मुझे पता होंगी, कुछ आपको पता होंगी। ये हमारी ऑकल्ट साइंस है ना। ये हमारे मुंह के ऊपर कई बार क्लाइंट के सामने ताला लगा देती है। जिसके सामने जो चीज बोली जानी है ना, उसी के सामने मुंह खुलता है, अदरवाइज मुंह नहीं खुलता। ठीक है, हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं ना, क्लास में कुछ समझा रहे होते हैं, तो लोग लिख रहे होते हैं, लगातार लगातार लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं करते या उसको माइंड में नहीं बिठाते, क्योंकि आपको नहीं पता। जब ऐसा, मैंने आपको एक योग लिखवाया कि जुपिटर केतु एक साथ होने से ये चीज होती है, जुपिटर ये राशि में होगा, केतु ये राशि में होगा, तो ये चीज होगी। या मैंने आपको 4 प्लेनेट का योग सिखाया है। पता नहीं कि जिंदगी भर में आपको कोई ऐसा चार्ट आएगा भी या नहीं जिसमें ये योग होगा। अब मैंने आपको बताया कि आकाश से ये होता है, वृषा से ये होता है, मैं आपको सिखा रही हूँ। बट आपको ऐसा चार्ट जिंदगी भर में, ऐसा प्लान, ऐसा हाउस प्लान जिंदगी भर में कभी आएगा भी या नहीं, गॉड नोज, है ना। और अगर आया, उस समय आपको ये उपाय याद आएगा कि नहीं, ये भी गॉड नोज, है ना। तो चीजें लिस्ट डाउन करना, थोड़ा सा इस चीज को सीखो। केसेस ना आपको गोचर के हिसाब से ही आते हैं, वैसे ही वास्तु दोष, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के दोष, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में जितनी साइंसेस आती हैं वैसी सी प्रॉब्लम आएंगी आपको। तो जो हिट लिस्ट पे चल रहा होता है ना, उसको लिस्ट डाउन करके रखा करो। ऐसे 1-2 साल आप करोगे। ठीक है, एक गोचर शनि का निकाल लो, एक गोचर राहु केतु का, ऐसे निकाल लो। उसके बाद आपको सब याद हो जाएगा। समझे मेरी बात?
तो E8 से निकाला हुआ डोर आपको फाइनेंशियल लॉसेस दे सकता है। यहाँ पे लाल बल्ब लगवाते हैं हम। कॉपर के आर्टिकल्स किसी के घर में पड़े हुए हैं, कॉपर के पुराने बर्तन लोग संभाल के रखते हैं अपने माँ बाप की निशानी के तौर पे। जिनके घर में पुराने कॉपर के बर्तन थे वो संभाल के रखते हैं। तो कॉपर की जितनी भी चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं उसको चुपचाप यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बनाया हुआ स्टोर आपकी शादी में हैप्पी इवेंट्स को डिले कर सकता है। अब शादी के बाद हैप्पी इवेंट्स तो दो ही होते हैं, है ना, तो उनको डिले कर सकता है। यहाँ पे अंधेरा मत रखा करो, यहाँ पे दिन में रोशनी कर लिया करो। ये वीनस का फील्ड है, इसलिए घर की औरतों को ज्यादा इफेक्ट करता है बजाय मेल्स के। तो आकाश को हम क्लोव एंड कोरिएंडर का भोग लगाते हैं। ठीक है जी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सूखा धनिया या हरा धनिया, ये सोच के आप मुझे बताना कल की क्लास में। ठीक है। क्या क्या बोल रहे हो भावना मैम? सूखा धनिया मैम। Obviously. हरा क्यों नहीं? हाँ मैम, हरा क्यों नहीं? सूखा क्योंकि एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पाइस यूज किए जाते हैं ना। अभी देखो हरा क्यों नहीं हो सकता? रेलेवेंट आंसर दो मुझे। जब कुंडी का भोग लग सकता है किसी चीज को है ना। सर क्वेश्चंस कर लिए जाएंगे प्लीज। ओके। नेक्स्ट क्लास का टाइम है। तो नेक्स्ट क्लास भी वास्तु की है। अगर आप लोगों में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे बताओ। लेकिन वो छोटी क्लास है, छोटी। आपको तो करनी चाहिए सर, आपके बेसिक्स नहीं क्लियर। मैं लिंक डालती हूँ क्लास में, ठीक है, आपके ग्रुप में। डालने के बाद डिलीट कर दूंगी ताकि बाद में रिकॉर्डिंग की कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिनको आना होगा वो आ जाना। ओके बाय।